Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. And I am very excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide a quality education for the student across India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures, and recorded mock test as well. So today we will start our new chapter, that is the theory of supply. आइए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। और नया चैप्टर क्या है, कैसे है, सप्लाई क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन दिस चैप्टर। आइए। ओके। सो सप्लाई क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। देखो, सप्लाई का मतलब होता है किसी गुड या सर्विस की वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर या सेलर मार्केट में बेचने के लिए तैयार और कैपेबल होते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई को आप क्या कह सकते हो, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू सेल गुड्स एट द मार्केट। ठीक है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर थॉमस, उन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी थी सप्लाई की। ही सेड कि सप्लाई ऑफ अ गुड इज द क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और वी कैन से दैट एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो सप्लाई बहुत ही आसान है। और सप्लाई में ज्यादा देखो, चीजों को हमें ये समझना है कि जैसे हम डिमांड में समझते थे ना कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का क्या रोल है, ऐसे ही सप्लाई और कहीं ना कहीं खरीदने वाला और बेचने वाला किस तरीके से वेरी करता है और कैसे लोगों तक उनकी सप्लाई पहुंच पाती है। ठीक है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो, देर इज द स्टेटमेंट दैट प्राइस इज एंड द सप्लाई इज प्राइस डिपेंडेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि जो सप्लाई है वो प्राइस डिपेंडेंट हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, जब प्राइस किसी कोमोडिटी की डायरेक्टली रिलेट करती है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस डिपेंडेंट है। जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर की सप्लाई भी बढ़ेगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर की सप्लाई भी घटेगी। एज सिंपल एज दैट। क्यों? अच्छा, कोई पूछे क्यों, तो प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेट टू अर्न, है ना। हर किसी को पैसा कमाना है। आप भी पैसा कमाना चाहते हो, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ, एवरीवन वांट टू मेक अ मनी, है ना। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द प्रॉफिट विल बी मोर। तो मान लीजिए, अगर एक गेहूं का प्राइस आपका 20 रुपए केजी से बढ़कर 25 रुपए केजी हो गया है, तो फार्मर्स इंकरेज होंगे। क्यों इंकरेज होंगे? ताकि वो और प्रोड्यूस करें और वो और सेल कर सके, किसमें, वीट, मतलब अपना मार्केट में और लाकर अनाज को बेच सके। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, सप्लाई इंक्रीजेस शो दैट द सप्लाई डिपेंड ऑन द प्राइस। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट इज द, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। अच्छा, फॉरवर्ड लुकिंग क्या होता है? देखो, अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि भाई मैं क्या ऐसा लेके आऊं मार्केट में जो लोग मेरा सामान खरीदे? कुछ तो हो सकता है ना। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग? मींस जहां पे प्रोड्यूसर प्लान करता है कि उसे बेचना क्या है। ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है, वो सोचेगा कि भाई क्या बेचूं। तो सप्लाई एक कमोडिटी है जो डिपेंड करती है उसके प्राइस पे। जब प्राइस बढ़ता है ना, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, और जब गिरता है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कम कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सप्लाई इज प्राइस डिपेंडेंट। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो, यहाँ प्राइस है, यहाँ सप्लाई, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, रिमेन कांस्टेंट। वो कांस्टेंट ही रहेंगे। क्यों कांस्टेंट रहेंगे? बिकॉज हर चीज ऊपर नीचे अगर शफल हो रही है, तो कुछ चीजें और भी तो हैं जो ऊपर नीचे शफल हो सकती हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई शेड्यूल? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल एंड मार्केट। ये क्या होता है? देखो, सप्लाई शेड्यूल क्या है? एक टेबल और रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहली बात तो इसको समझिए आप। ठीक है। जब आप किसी चीज को टेबल के फॉर्मेट से समझाने की कोशिश करते हैं, तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कोमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब कि कितना प्राइस है कोमोडिटी का और आपने कितनी सप्लाई को, मतलब कितनी क्वांटिटी को सप्लाई किया है। अगर आसान भाषा में बात करूं, तो सप्लाई शेड्यूल एक ऐसा टेबल होता है जो ये बताता है कि जब प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी को सप्लाई करेगा। ठीक है। पहली पहली बात। दूसरी बात, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला है इंडिविजुअल। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल क्या है? देखो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब है वो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कोमोडिटी पे अपनी कोमोडिटी की क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शो करता है। मतलब कि इट विच शोज
वन इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। मान लीजिए, अच्छा इस टेबल, मान लो सपोज आपके सामने एक टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल से क्या पता चलता है कि जब प्राइस आपका 10 रुपए था, है ना, तो सेलर सिर्फ 5 यूनिट बेचता था। लेकिन जब प्राइस 30 रुपए हो गया, तब सेलर ने 15 यूनिट बेचने के लिए अब रेडी हो गया। तो ये प्राइस बढ़ने पर सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अच्छा अब ये क्या है, देखो, ये शो करता है कि टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट, है ना। अब ये टेबल अगर आप देख सकते हो तो इस टेबल में क्या है, जब प्राइस 30 होता है तो दोनों सेलर्स मिलाकर 32 रुपए की यूनिट की सप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि मार्केट का जो सप्लाई है वो डिपेंड करता है कि सब क्या बोलते हैं, सप्लायर्स ने मिलके कितना सम बेचा है अपना किसी मतलब मार्केट में ले जाकर। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि प्रोड्यूसर और सेलर का एक क्या रिलेशन है। ठीक है। आम भाषा में कहा जाए, यानी ये सब प्रोड्यूसर की इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ सम ऑफ टोटल का एक सम है। ठीक है। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई फंक्शन। अच्छा, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, देखो, सप्लाई फंक्शन बहुत आसान है। सप्लाई फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रिलेशन, ठीक है, जहां पे क्वांटिटी की सप्लाई और कमोडिटी के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए, बट जो मेनली है प्राइस को देखकर। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो सप्लाई, जो सप्लाई फंक्शन है आपका, वो ये बताता है कि सप्लाई किस चीज पर डिपेंड करती है, जैसे प्राइस, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी। लुक एट दिस फॉर्मूला, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, पी एक्स, पी आर, टी, सी, जी, ई, एफ। तो ये क्या है, देखो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब कुछ है ना। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि सप्लाई एक सिंगल फैक्टर पर नहीं बल्कि कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो यूजुअली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखा जाता है। ठीक है। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, जब प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इसको एग्जाम्पल से देखना चाहें, सपोज कीजिए कि जो प्राइस है राइस का, वो 30 रुपए केजी से बढ़ के 40 रुपए केजी हो गया, है ना। अब फार्मर क्या करेगा, फार्मर और इंटरेस्टेड हो गया, है ना, ताकि वो चावल बेचेगा हाई दामों पर। तो अब सप्लाई क्या होगी, राइस की बढ़ेगी। और here we can say that supply is a function of price. It changes when price changes. ठीक है। तो supply function explains how the quantity supplied of a commodity changes when the factors affecting the supply, especially क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा, प्राइस और चेंज। ठीक है। दूसरी बात, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके। यहाँ मैंने एक फॉर्मूले में आपको इंटरप्रेट करके भी बताया है, देखो, एग्जाम्पल है सप्लाई फंक्शन का। सपोज कीजिए आपको क्यू एस, मतलब आपको क्वांटिटी की सप्लाई इक्वल टू 10 + 2 पी दे रखी है। तो पी इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो मिनिमम सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस। तो हर 1 रुपए पे प्राइस की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके। So what is the meaning of, for every 1 rupee increase in price, quantity supplied increase by 2 यूनिट? देखो, ये ना बहुत ही ना इजी मेथड है, इकोनॉमिस्ट और हमारी गवर्नमेंट भी इसे इस्तेमाल करती है। ध्यान से समझना। मान लो कि सप्लाई और जो प्राइस है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है पॉजिटिव। अगर प्राइस 1 रुपया बढ़ता है तो प्रोड्यूसर 2 एक्स्ट्रा यूनिट सप्लाई करता है, यानी क्या नाम है, सप्लाई प्राइस के साथ बढ़ रही है। ठीक है। इसे हम कहते हैं सप्लाई इज प्राइस इलास्टिक और प्राइस रिस्पॉन्सिव। ठीक है। तो अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 20, प्राइस 11 है तो क्वांटिटी 22, अगर प्राइस 12 है तो क्वांटिटी 24। तो धीरे धीरे जब प्राइस बढ़ता है तो अगर मान लो 10 से 11 हो गया तो +1। वहीं अगर क्वांटिटी की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाए 20 से 22 तक, दैट इज +2। तो आप ये कह सकते हैं, एवरी फॉर एवरी 1 रुपी राइज इन द प्राइस, सप्लाई विल इंक्रीज बाय 2 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई फंक्शन? ओके। नाउ सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन का मतलब थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा। देखो, सप्लाई फंक्शन होता क्या है और सप्लाई फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है। सप्लाई फंक्शन में एक ना बहुत ही
इजी सा कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई फंक्शन हमेशा ना चीजों को प्रिडिक्ट करके काम ना करके ना वो हमेशा इंडिविजुअली फैक्टर्स पे काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सप्लाई फंक्शन से हमें ये पता चलता है कि प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा एट डिफरेंट प्राइस। ठीक है, इससे मार्केट प्राइस डिसाइड करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, दूसरी बात प्रोड्यूसर को ये समझाने में हेल्प करती है कि भाई अगर प्राइस बढ़े या घटे तो उन्हें अपनी सप्लाई कितनी बढ़ानी या घटानी चाहिए। इससे एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, दूसरा, ये पॉलिसी बनाने में सबसे बड़ा योगदान है इसका। देखो, गवर्नमेंट सप्लाई फंक्शन का यूज करती है तो डिसाइड टैक्स रेट्स, सब्सिडी और प्राइस कंट्रोल, ताकि मार्केट में बैलेंस बना रहे। सप्लाई फंक्शन से इकोनॉमिस्ट को ये समझ में आ जाता है कि भाई प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स प्राइस चेंज पर कैसे रिएक्ट करेंगे और सप्लाई रिस्पॉन्सिव है भी है कि नहीं है। तो सप्लाई फंक्शन फ्यूचर के लिए प्रोडिक्शन करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है तो फ्यूचर सप्लाई की एस्टिमेशंस भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप आसान भाषा में बात करें, ये फंक्शन ये बताता है कि सप्लाई कितनी सेंसिटिव है प्राइस चेंज के प्रति। इससे हम इलास्टिक और इनइलास्टिक सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सप्लाई फंक्शन हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में हाउ प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, सो विच इज वेरी यूजफुल फॉर प्राइसिंग, प्लानिंग एंड डिसीजंस। ठीक है, आई होप यू गेट द थ्री पॉइंट्स विल बी क्लियर्ड। नेक्स्ट, ओके, so what is the concept of law of supply? We can elaborate with the help of an example. देखो, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है और ये काम कैसे करता है। कभी कभी आपने सोचा है कि भाई सप्लाई क्यों करनी है, किस लिए करनी है। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेट्रिस पैरेबिस, मतलब कि जब प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ती है ना तो क्वांटिटी की सप्लाई भी बढ़ जाती है ना। तो सिंपल भाषा में, जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई बढ़ाएगा, और जब प्राइस गिरता है या घटता है तो सप्लाई कम कर देता है। मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 है और क्वांटिटी की सप्लाई 100 है, तो यहाँ समझ में आया, 20 है तो 200 है, 30 है तो 300 है। तो ये हमें क्या समझ में आ रहा है, यानी जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर ने ज्यादा गुड्स मार्केट में सप्लाई किए। ये क्लियरली शो करता है कौन, आपका लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा सप्लाई समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट, ओके, so what are the assumptions of law of supply, and there are some reasons for the law: profit motive, cost of production and attracting a new producer। देखो, ये भी सिंपल है, कोई वो नहीं है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि इसके कुछ एजम्पशंस भी होते हैं और कुछ इसके ऐसे भी हैं जो बहुत सारी चीजें ना इसमें अलग से भी रखी जाती हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई तभी काम करता है जब सर्टेन कंडीशंस को हमेशा कांस्टेंट हो, है ना। ये असम्पशंस ये बताती हैं कि लॉ तभी वैलिड है जब ये सब चीजें चेंज ना हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई तभी अप्लाई किया जा सकता है, देखो इसको भी अप्लाई करने की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सॉरी, ये तभी अप्लाई किया जा सकता है अगर कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ गई है तो प्रोड्यूसर जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो प्रोड्यूसर एफिशिएंसी बढ़ती या घट सकती है जो सप्लाई को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स कौन से हैं आपके, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। इनके भी प्राइस कांस्टेंट होने चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को बढ़ा सकता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। नो चेंज का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो वो प्रेजेंट में सप्लाई कम कर देता है, तो इससे सप्लाई वॉयलेट हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एग्रीकल्चर गुड्स के केस में ना क्लाइमेट और वेदर इफेक्ट कर देते हैं, तो अगर ड्रॉट या फ्लड हो जाए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी। एंड आई हैड टू मेंशन सम रीजंस। मैंने पहला मेंशन किया है प्रॉफिट मोटिव। देखो, प्रोड्यूसर का मेन एम होता है ज्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना। जब प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसीलिए प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करते हैं। अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो हाई प्राइसेस को अलाउ किया जाता है प्रोड्यूसर को कि वो कवर करे किसको, हाई कॉस्ट को, और नए प्रोड्यूसर्स को मार्केट में आने के लिए इंकरेज किया जाता है।
ठीक है। फिर आता है अट्रैक्टिंग द न्यू प्रोड्यूसर्स। देखो, जब प्राइस बढ़ता है ना, तो नए प्रोड्यूसर्स मार्केट में एंटर करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट। तो रिजल्ट क्या है? टोटल मार्केट की सप्लाई बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई इस पे एजम्पशन पे बेस्ड है कि अगर सारे फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट होंगे तो इट वर्क्स मेनली बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मोटिव, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंट्री ऑफ न्यू प्रोड्यूसर व्हेन द प्राइस राइजेस। ठीक है। तो ये है आपके एजम्पशन और उसके रीजंस। ओके, सो हेयर आई विल मेंशन द टेबल। लुक एट दिस। जब प्राइस 10 से 40 हुआ तो क्वांटिटी की सप्लाई आपकी 5 से 20 हो गई, है ना। तो ये क्या है? दिस इज द कंफर्म लॉ ऑफ सप्लाई। जब प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी की सप्लाई भी आपकी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है। देखो, 10 पे 5, 20 पे 10, 30 पे 15 और 40 पे 20। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, देर इज अ सप्लाई कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अच्छा, ये पेरिशेबल गुड्स क्या है और सप्लाई कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? देखो, हम हमें ना मतलब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे वर्ड्स देख के। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप ग्राफ समझते हैं। तो ग्राफ देखो पहले। सप्लाई कर्व का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये शो कर रहा है कि दिस इज द प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन। सॉरी, दूसरी बात, अब ये रिलेशन तो शो कर रहा है, अब रिलेशन शो करने के साथ और क्या कर रहा है वो देखो। एक्सिस पे एक्स एक्स एक्सिस पे आपका क्यू है और वाई पे आपका वो है पी है। तो ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हुआ। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। हाइयर प्राइस, हाइयर क्वांटिटी सप्लाई, है ना। 10 पे 50, 20 पे 100, 30 पे 150, तो मतलब बढ़ता जा रहा है ना। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा गुड सप्लाई करेगा, इसलिए कर्व अपवर्ड दिखाई जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्सेप्शंस है। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई ना हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। स्पेशली फॉर द पेरिशेबल गुड्स। अच्छा, ये पेरिशेबल गुड्स क्या है? देखो, आपके पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो फ्रूट, मिल्क या वेजिटेबल की कैटेगरी में है। जैसे कि ये गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो चाहे प्राइस कम हो या सेलर को तुरंत सेल करना हो। देखो, अगर प्राइस गिर गया सपोज करो, लेकिन मिल्क या वेजिटेबल खराब होने वाले हैं, है ना, तो सेलर सप्लाई रिड्यूस नहीं करेगा। समटाइम सप्लाई प्राइस के अपोजिट भी होती है। और अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, तो नेचुरल कंडीशंस सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। तो प्राइस इंक्रीज से सप्लाई इंस्टेंटली नहीं बढ़ती। ठीक है। और स्पेकुलेटिव गुड्स का क्या है? अगर प्रोड्यूसर्स को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, तो वो प्रेजेंट की सप्लाई भी रिड्यूस करते हैं टू अर्न द हाइयर प्रॉफिट। ठीक है। जैसे एंटीक आइटम्स है, पेंटिंग्स है, तो सप्लाई फिक्स्ड होती है, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी नहीं बढ़ती। ठीक है। तो सप्लाई कर्व नॉर्मली क्या है? अपवर्ड है, showing the different relationship between the price and supply, but yes, perishable goods and के कुछ केसेस में नहीं होता। जैसे कि आम है ना। तो पहले वो 30 रुपए केजी बेच रहा था, अब उसको भाई खत्म करना है ये स्टॉक, तो वो 40 रुपए केजी करके या थोड़ा थोड़ा बढ़ा के उसको बेच के खत्म करेगा। क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है, अगर एक दिन भी फालतू रखा या एक हफ्ता भी फालतू रखा तो वो खराब हो जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन द कैटेगरी ऑफ एज सून एज पॉसिबल विल बी डिस्ट्रॉयड या मे बी एक्सपायर्ड। ठीक है। तो आई होप आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स को जरूर डिस्कस करेंगे फॉर द complete learning of this chapter. So thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on the Knowledge Temple for the complete learning, live classes and mentorship for the students. So together, let's make learning engaging and rewarding. Bye everyone.